मित्रों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का 100 फैक्ट्स में। आज मेरे साथ मान लीजिएगा एक अनहोनी आत्मा है जो तड़प रही है आपको मेरे बारे में 100 फैक्ट्स बताने को, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अगर आपने कभी सुना होगा तो भाइयों बहनों वापस सुन लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, देश को भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद आपका मोदी जी। तो दोस्तों, हम मोदी जी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो के जरिए हम आपके लिए सबसे रहस्यमय टॉप इंटरेस्टिंग 100 फैक्ट्स ही लेकर आए हैं। तो क्या आपको पता है हमारे मोदी जी के पास एक स्पेशल सुपर टैलेंट है जिसकी मदद से उनका काम वो दुगनी तेजी से कर सकते हैं, ऐसे एक आम इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे जब मैं आपको मोदी जी का पहला ऑफिशियल जॉब बताऊंगा, जो कि आप जैसे सोच रहे हो चाय बेचना तो बिल्कुल नहीं था। ऐसे और सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मेरे साथ साथ मोदी जी भी कुछ अपने सीक्रेट फैक्ट शेयर करेंगे। तो आपको पता है एक मिनट बेटा, मेरे प्यारे देशवासियों, हम जानते हैं हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। ठीक उसी तरह इस वीडियो के माध्यम से भी हम सही और गलत विस्तार में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है मोदी जी का वो सुपर टैलेंट क्या है? वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, जिसका मतलब है वो अपने दोनों हाथ सही समान एक ही टाइम पर उपयोग कर सकते हैं। हालांकि वो बचपन से अपने सामान्य काम बाएं हाथ से ही करते हैं, वे लेफ्ट हैंडेड हैं, लेकिन उनके दाएं हाथ से सही समान उपयोग करने की टैलेंट उन्हें एक एम्बीडेक्स्ट्रस बनाती है। हम कई नाम से जानते हैं मोदी जी को, लेकिन जस्ट फॉर किड्स उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आज भले ये एक क्लासिक लाइफस्टाइल जी रहे हों, लेकिन इनका बचपन बहुत ही गरीबी से गुजरा है। इनकी माँ ने काफी कष्ट उठाई है परिवार के लिए। ये पड़ोस के घर में बर्तन साफ करना, पानी भरना और इत्यादि काम करके पूरा घर का गुजारा करती थी। इसमें हमें कोई शक नहीं, माँ सही में एक भगवान का रूप होती है और हम इसका परिणाम भी देख सकते हैं। मोदी जी पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली नेता में से एक हैं। आप में से भी कोई ना कोई ऐसे मुश्किलों को सामना करके आज एक अच्छी मुकाम में सफलता प्राप्त की होगी। कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे आपकी कहानी, इससे बाकियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी जी और उनके मां का नाम हीराबेन मोदी जी है। दोस्तों, मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर, मेहसाना जिला, गुजरात में हुआ था। आपको जरा बता दूं, ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ हो। तो मोदी जी, हमारे व्यूअर्स को आपके परिवार के बारे में कुछ बताइएगा ना प्लीज। जी बिल्कुल। भाइयों और बहनों, पिताजी तो अब नहीं रहे। ईश्वर की कृपा से माँ स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। हम कुल मिलकर 6 बच्चे हैं। पहले भाई सोमा एक रिटायर्ड हेल्थ ऑफिसर और वृद्धाश्रम चलाते हैं अहमदाबाद में। दूसरे हैं अमरुद भाई, मैं तीसरा हुआ हूँ। चौथा प्रहलाद कार्य करता है अहमदाबाद में। और 5वें में मेरी बहन वसंती बहन। और 6वां पंकज एक सूचना विभाग में कर्मचारी है गांधीनगर में। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दूं, इनका परिवार मोद घांची तेली यानी ऑयल प्रेशर समुदाय से बिलोंग करते हैं। भारत सरकार के मुताबिक ये एक बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में आते हैं। मोदी जी 2 भाषा कमाल का बोल लेते हैं, हिंदी और गुजराती। इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लेकिन इनका मानना है इंग्लिश में इनकी पकड़ थोड़ी कमजोर है। राजा बराम साहब को मालूम है ना, ये वही मैंने दस्ता परिस्थिति आल्सो इन एनी ऑफ द भाषास आल्सो वेरी वंडरफुल। क्या आप जानते हो मोदी जी को 2 बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, वो भी सेम इंस्टीट्यूशन से। जी हाँ दोस्तों, अद्वैता आश्रमा, जिसे रामकृष्ण आश्रम से भी जाना जाता है, यहाँ पे धार्मिक यानी रिलीजियस और आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा दी जाती है। इनके पास कॉलेज की शिक्षा ना होने के कारण मोदी जी का एडमिशन 2 बार रिजेक्ट किया गया। मोदी जी ने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन साल 1967 वडनगर में पूरा किया था। टीचर्स इन्हें एक एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं और रंगमंच में रुचि रखने वाला, एक गहरी बहस करने वाला व्यक्ति से वर्णित करते हैं। Hey, naughty emoji, what are you doing? Stand up on the bench. अच्छा, हम सिर्फ इलेक्शन में खड़े होंगे। साल 1978 में इनका ग्रेजुएशन दिल्ली की यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में हुआ था। फिर उन्होंने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स वर्ष 1983 में गुजरात की यूनिवर्सिटी से की और वहीं से राजनीति विज्ञान में भी डिग्री हासिल की। अगर इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊं तो मोदी जी शाकाहारी हैं और कोई भी नशा नहीं करते, हमेशा खुद को व्यस्त रखना पसंद करते हैं और वो एक आध्यात्मिकता व्यक्ति यानी स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखने वाले इंसान हैं। मोदी जी एक स्वस्थ और सरल जीवन जीते
पीते हैं और हर सुबह योगा करना पसंद करते हैं। जब मोदी जी छोटे थे वे अपने पिता को चाय बेचने में मदद करते थे और बाद में वडनगर रेलवे स्टेशन में अपना खुद का स्टॉल भी चलाया। आपको जरा ये भी बता दूं, जहां पे मोदी जी चाय बेचते थे वो जल्द ही एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाएगा। जी, और मैंने अपने चाचा के साथ साल 1969-71 के बीच गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कैंटीन में भी काम किया था। इतना सब कुछ आप कैसे कर लेते हो मोदी जी? जलन होती है मुझे आपको देखकर। मोदी जी जब 13 साल के थे इनके माता पिता ने इनकी शादी तय कर ली थी यशोदाबेन के साथ, और जब वो 18 के हुए तब इन्होंने शादी कर ली थी। दोनों ने साथ में बहुत कम समय बिताए और अलग भी हो गए। मोदी जी ने इसे हमेशा गुप्त रखा क्योंकि वे नहीं तो आरएसएस में प्रचारक नहीं बने होते। 2014 के आम चुनाव में पहली बार अपनी शादी और पत्नी के बारे में जिक्र किया था मोदी जी ने। साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मोदी जी ने अपने चाचा के यहाँ काम करना बंद कर दिया और फुल टाइम प्रचारक बन गए आरएसएस के लिए लक्ष्मण राव इनामदार के नेतृत्व में। युद्ध से कुछ समय पहले इन्होंने नई दिल्ली में भारत सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जिसके लिए इनको गिरफ्तार भी किया गया था। 1990s में जब मोदी जी दिल्ली में भाजपा के अधिकारी में थे तो इन्होंने जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन और छवि प्रबंधन यानी इमेज मैनेजमेंट पर अमेरिका में 3 महीने का कोर्स पूरा किया। ये इनको भारत में एक महान नेता के रूप में नेतृत्व करने में मदद की। 2001 से 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मोदी जी को 2007 में बेस्ट चीफ मिनिस्टर पुरस्कार भी मिला था इंडिया टुडे द्वारा। 2014 से मोदी जी भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इसमें सबसे खुशी की बात यह है वे पहले सौभाग्यशाली भारतीय प्रधानमंत्री भी रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते वक्त उनकी मां स्वस्थ और तंदुरुस्त उन्हें आशीर्वाद भी देने आई थी। सही में बड़ा अच्छा लगता है हमारे माता पिता के सामने कुछ बनकर दिखाना, और कमाल की बात यह है हमारे तरक्की में भी हमसे ज्यादा खुशी हमारे माता पिता को होती है। आपके साथ भी ऐसी कोई कहानी जुड़ी होगी तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। वडोदरा में मोदी जी के पास सबसे अधिक अंतर द्वारा लोकसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड है, जो कि लगभग 5.5 लाख के ऊपर था। दोस्तों, मोदी जी 8 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हो गए। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और संगठन के साथ मोदी जी ने एक लंबा जुड़ाव शुरू किया। 1971 में मोदी जी आरएसएस के लिए फुल टाइम कार्यकर्ता भी बन गए। आरएसएस ने इनको 1985 में भाजपा को सौंपा और मोदी जी जनरल सेक्रेटरी के पद तक बढ़ते हुए 2001 तक कई पद संभाले। दोस्तों, आप दंग रह जाओगे ये जानकर कि मोदी जी का पहला ऑफिशियल काम क्या था। मोदी जी हमें ये खुद बताएंगे। मैंने जब आरएसएस ज्वाइन किया था, आरएसएस हेडक्वार्टर अहमदाबाद में, मैं वहाँ झाड़ू लादी पहुंचने का काम करता था। देखिए, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि यह सत्य है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर इंसान को पहली सीढ़ी चढ़नी होती है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मोदी जी। मैंने भी अपनी शुरुआत घरों में पेपर मैगजीन्स डालने से ही की थी। तो दोस्तों, हमें जानने में बहुत खुशी होगी कि आपने अपना करियर किससे शुरुआत किया था। कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मोदी जी ने 1992 में राजनीति से थोड़ा ब्रेक लिया और अहमदाबाद में एक स्कूल की स्थापना की। उस समय गुजरात के एक भाजपा सांसद शंकर सिंह वाघेला ने भी इस फैसले में साथ दिया था। और फिर अडवाणी जी के निवेदन से साल 1994 में मोदी जी चुनावी राजनीति में वापस लौटे पार्टी सेक्रेटरी के रूप में। प्रगति के ओर बढ़ते हुए साल 1995 में मोदी जी को बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी का जिम्मेदारी दिया गया था और उन्हें नई दिल्ली भी ट्रांसफर किया गया। क्या आपको पता है मोदी जी को भाजपा का लकी चार्म बोला जाता है? जी हाँ दोस्तों, वो इसके लिए बीजेपी के लिए भाग्यशाली माना जाते हैं क्योंकि वो साल 1987 में बीजेपी में शामिल हुए। उसी साल बीजेपी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन जीता और तब से वे कभी भी अहमदाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हारे। साल 2000 के अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी हार गई। चौंका देने वाली बात यह है कि उस समय मोदी जी गुजरात से बाहर थे। मोदी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने पूरी मेजोरिटी के साथ लगातार 2 बार जीत हासिल की और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री के पद पर 5 साल पूरा करने वाले। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर, आज के समय में सबसे शक्तिशाली नेता में से एक मोदी जी को भी एक टाइम पर छुपकर जीना पड़ता था। जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित की जो 1977 तक चली। कुछ समय बाद कांग्रेस ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से मोदी जी को गुजरात में अंडरग्राउंड होना पड़ा और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें बार बार भेस बदल कर रहना पड़ता था। और उसी समय आपातकाल के दौरान सरकार जिस व्यक्तियों को ढूंढ रही थी गिरफ्तारी के लिए, मोदी जी ने
उन लोगों के लिए सेफ हाउस का एक नेटवर्क बनाया जहां सब सुरक्षित एक जगह रह सके और राजनीतिक शरणार्थियों, पॉलिटिकल रिफ्यूजीज और कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्ट के लिए भी धन जुटाने में मदद करते थे। 2001 में केशव भाई पटेल का हेल्थ कंडीशन खराब हो रहा था और उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें भी हार गई। सट्टा के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन के आरोप भी लगाए गए थे और पटेल के नेतृत्व में यह कहा जाता है कि 2001 में भुज में जो भूकंप आया था इसमें भी केशव भाई पटेल जी की मैनेजमेंट खराब थी। एक मिनट, रुक जाओ सब। अरे आगे बोलना रे बाबा। अरे भाई, हमें पटेल के बारे में क्यों बता रहा है? अरे भाई, थोड़ी बैकग्राउंड तो देनी होगी। पटेल जी की खराब प्रशासन के कारण भाजपा ने चीफ मिनिस्टर पद के लिए एक नया उम्मीदवार मांगा था और मोदी जी को चुना गया। हालांकि बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को मोदी जी के सरकार में अनुभव की कमी के बारे में चिंतित थे, जिसके कारण पहले मोदी जी को पटेल की सहायता करने के लिए उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया था, लेकिन मोदी जी ने इसे मना कर दिया और उन्होंने भाई कह दिया। तो मोदी जी, आप हमें बताएंगे आपका रिस्पॉन्स कैसा था? मैंने बोला, या तो मैं गुजरात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ या नहीं हूँ। क्या बात है। और फिर दोस्तों, बीजेपी ने 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी को चुना। तो सब मेरे साथ मिलकर बोलो, वाह मोदी जी वाह। चमाइला वापिस आ गया तू। इसको कोई बाटली फेंक के मारो यार। 27 फरवरी 2002 को मोदी जी के शासन में गोधरा के पास कई 100 यात्रियों के साथ एक ट्रेन को जलाई दी गई। ट्रेन में बड़ी संख्या में हिंदू तीर्थ यात्री अयोध्या से लौट रहे थे, जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए थे। मोदी जी ने एक सार्वजनिक बयान में इसे एक आतंकवादी हमले का जिक्र किया था। अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने राज्य भर में बंद घोषित कर दिया। भारत बंद के दौरान दंगे शुरू हुए। राज्य सरकार ने बाद में कहा कि करीब 800 मुसलमान और 250 हिंदू मारे गए थे। पीड़ितों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे और हिंसा में सामूहिक बलात्कार भी हुआ था। दंगों के शिकार मुसलमान लोगों को भेदभाव नजर आई जब राज्य सरकार ने घोषणा की कि मुस्लिम पीड़ितों के लिए नुकसान भरपाई जो हिंदुओं को मिलेगा उसका आधा मुसलमानों को मिलेगा। हालांकि ये फैसला बाद में इस मुद्दे को अदालत में ले जाने के बाद बदल दिया गया। इसके कारण यहाँ ऐसे भी बोला जाता है कि मोदी जी हिंदुत्व को ज्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, आज के तारीख में भी हम जात, धर्म, पंथ में हद से ज्यादा विश्वास रखते हैं कि हम भूल जाते हैं अंत में हम सब एक हैं और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर जात, हर धर्म अपने अपने जगह सही है और बड़ा होता है। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि तुलना, कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कमेंट में जानना चाहेंगे आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं। गोधरा के हादसे के बाद कई प्रकार के आरोप दबाव लगे मोदी जी पे, जिसके दबाव से मोदी जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने अपना रेजिग्नेशन अप्रैल 2002 बीजेपी राष्ट्रीय मीटिंग गोवा में दिया था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मना लिया और मोदी जी ने अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया। दोस्तों, मोदी जी को एंटी मुस्लिम भी बोला जाता है क्योंकि गोधरा के हादसे के बाद मोदी जी को ऐसा दिखाया गया कि वो हिंदुओं को ज्यादा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और कहा जाता है कि इसी वजह से दिसंबर 2002 के इलेक्शन में भी मोदी जी ने बड़ी मात्रा से वोट्स जीती हिंदुओं के सपोर्ट से। सही में मित्रों, ये दुनिया कब किसी को हीरो बनाती है, कब किसी को विलन बनाती है, ये किसी को नहीं पता। इसमें आपको क्या लगता है? जरा कमेंट में अपनी राय बताइएगा। तो जब मोदी जी सीएम के पद पर थे, 2002 गुजरात एंटी इस्लामिक दंगे और इनका संबंध मुस्लिमों के साथ कुछ खास नहीं दिखता था या इनको ऐसा दिखाया गया। तो ऐसे कई सवाल विदेशी राष्ट्रों ने भी उठाया और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत ये एक पहले और मात्र व्यक्ति बने जिन्हें 2005 में अमेरिका में प्रवेश करने से भी बैन किया गया। लेकिन दोस्तों, 2014 में इसे हटाया गया जब वो प्रधानमंत्री बने। सही में दोस्तों, फुल ऑन थग लाइफ जिया है मोदी जी ने। 2014 के आम चुनाव में भाजपा के राज में मोदी जी के बलबूते पर लोकसभा में लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सीट से जीते, जो 1984 के बाद किसी भी एक पार्टी के लिए पहली बार था। दोस्तों, प्लानिंग कमीशन जो 1950 से चलते आ रहा था उसको समाप्त करके उसे 2015 में मोदी जी ने नीति आयोग से बदल दिया। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जहां देश की विकास, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के संबंधित चर्चे और उसे लागू करने के फैसले लिए जाते हैं। और इस बदलाव के कारण माना जाता है मोदी जी पावर को सेंट्रलाइज करने की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने एक सुरक्षित पर्यावरण को नजर रखते हुए पूरी प्रयास से स्वच्छता पर जोर दी। उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया अभियान भी शुरू किया और 10 लाख से भी अधिक शौचालय इन्होंने बनाए ग्रामीण क्षेत्र में यानी रूरल एरियाज में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कम से कम 1,80,000 डायरिया से संबंधित जो मौतें होती थी ग्रामीण क्षेत्र में, मोदी जी के इस प्रयास से इसे रोका गया। इसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला
मिला था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क सिटी में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर को 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति, जिसे स्पेशल स्टेटस से जाना जाता है, इसे रद्द कर दिया गया। ये भी एक समानता फैलाने की एक कोशिश थी। 11 दिसंबर 2019 में बीजेपी के वादे के अनुसार और मोदी जी के नियंत्रण में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को हरी झंडी दी गई। इस एक्ट के तहत कोई भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अत्याचार झेले हैं, उन्हें हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाएगी। इन देशों के मुसलमानों को इस तरह की पात्रता नहीं दी गई, जिसके कारण ये एक्ट देश का पहला एक्ट बना जिसमें धर्मों को एक कसौटी के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते देश और विदेश में बड़े पैमाने पर काफी विरोध चल रहे हैं। मोदी जी को कहा जाता है वे राइट विंग राजनीति तरीका अपनाते हैं। मोदी जी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी भूमिका को एक सबूत के रूप में भी देखा जाता है। मोदी जी हमेशा गर्व से कहते हैं श्री लक्ष्मण राव इनामदार उनके राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने उन्हें आरएसएस में एक जूनियर कैडेट के रूप में शामिल किया। सब उन्हें प्यार से वकील साहब बुलाते थे। मोदी जी 2001 में इनामदार की जीवनी पुस्तक के सह लेखक को-ऑथर हैं। आपातकाल दी इमरजेंसी के दौरान की घटनाओं का वर्णन करते हुए मोदी जी ने संघर्ष मां गुजरात गुजराती में एक पुस्तक भी लिखी थी। आपातकाल के दौरान मोदी जी अपनी यात्रा में अक्सर भेष बदलकर एक बार साधु के रूप में, कभी सिख के रूप में प्रवास करते थे। जुलाई 2007 में मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे किए, जिससे वे उस पद के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। पटेल और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारों ने ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन योजना को शुरुआत करने में मदद की। ये परियोजना से भूजल यानी ग्राउंड वाटर की कमी दूर हो गई, जिसकी वजह से राज्य में कपास, कॉटन की उत्पन्न भारत में सबसे ज्यादा हुई। 2008 में एक आंदोलन के बाद टाटा मोटर्स को पश्चिम बंगाल से बाहर निकाला गया। इसमें मोदी जी ने नैनो का निर्माण के लिए टाटा मोटर्स को मदद की, गुजरात में जगह देकर। हमारी मोदी जी ने ज्योतिग्राम योजना में बदलाव लाए, जिसे विस्तार किया गया, जिसमें कृषि बिजली यानी एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी को अन्य ग्रामीण बिजली से अलग किया गया, जिससे बिजली की कीमत में कमी देखने मिली। हालांकि एक आंकलन के अनुसार इसे बड़े किसानों और मजदूरों को बहुत लाभ हुआ, छोटे किसानों और मजदूरों की कीमत पर। मोदी जी के तहत गुजरात ने लगातार 2 वर्ष तक भारतीय राज्यों में वर्ल्ड बैंक में व्यापार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थान हासिल किया था। 2013 में देश के 20 सबसे बड़े राज्यों में से एक विकास, नागरिकों के अधिकारों, मोदी के तहत गुजरात को आर्थिक स्वतंत्रता, जिसे इकोनॉमिक फ्रीडम कहा जाता है, इसके लिए भारतीय राज्यों में गुजरात को पहला स्थान दिया गया था। मोदी सरकार की काफी आलोचना की गई मानव विकास को लेकर। अच्छे अर्थव्यवस्था विकास के बावजूद मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात का मानव विकास, गरीबी राहत, पोषण और शिक्षा का काफी खराब रिकॉर्ड रहा है। गरीबी में गुजरात 13वां रैंक करता है और एजुकेशन में 21वां। आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 45% बच्चे कम वजन वाले और 23% कुपोषित यानी अंडर नरिश थे, जिसके कारण गुजरात को अलार्मिंग कैटेगरी में इंडियन स्टेट हंगर इंडेक्स में दिखाया गया। 2014 के भारतीय आम चुनाव में मोदी जी के अभियान कैंपेन की लागत लगभग रुपए 50 बिलियन थी। इन्हें बहुत बड़ा सहयोग मिला कॉर्पोरेट से डोनेशन को लेकर। इन्होंने पारंपरिक तरीकों के अलावा सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का भी काफी इस्तेमाल किया अपने रैली में। वे 1000 से ज्यादा रैलीज होलोग्राम की मदद से संबोधित किए। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया। इनका लक्ष्य ये है कि सरकारी सेवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो और ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड की इंटरनेट मिले। इसमें हमें कोई शक नहीं मोदी जी को टेक्नोलॉजी से कितना प्यार है और वे डिजिटली सबसे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डिजिटल इंडिया के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में शेयर करिएगा। मोदी जी ने ग्रामीण परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्जवल योजना शुरू की। इस योजना ने 2014 के तुलना में 2019 में LPG का उपयोग करीब 55% ज्यादा देखने को मिला। अच्छा बेगम, जरा सुनो तो। हाँ जी। तलाक तलाक तलाक। नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी तलाक किया जाता था इस्लामिक कस्टम्स के अनुसार। 30 जुलाई 2019 को मोदी जी के शासन में भारत की संसद ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित किया और इसे 1 अगस्त 2019 से दंडनीय अपराध बना दिया, जो 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाता है। मोदी सरकार ने लेबर यूनियन के सुधार में नए प्रस्ताव रखे, जिसमें मुश्किलें बढ़ा दी गई मजदूर यूनियन फॉर्म करने में और कंपनियों के लिए आसान कर दिया गया किसी को हायर और फायर करने। इन प्रस्तावों में से कुछ को विरोध के बाद गिरा दिया गया। 2 सितंबर 2015 को देश की सबसे बड़ी यूनियन हड़ताल पर चली गई, जिनमें से एक तो खुद बीजेपी के एफिलिएटेड थे, जिसे भारतीय मजदूर संघ कहा जाता है। इनके हिसाब से ये प्रस्ताव मजदूर से ज्यादा कंपनियों को इंपॉर्टेंस देती है। 2014 सितंबर मोदी जी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव
इनिशिएटिव शुरू किया था जिससे विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन मिला भारत में हर चीज उत्पन्न करने का। उनका लक्ष्य भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे देश में आबादी और बेरोजगारी को नजर रखते हुए क्या आपको लगता है ये एक अच्छी योजना थी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मोदी जी ने लैंड रिफॉर्म बिल पास किया था जिसका मतलब है वे निजी कृषि जमीन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन यानी असेसमेंट के और बिना कोई किसानों के सहमति से वे जमीन सरकार के हिरासत में ले सकते थे। ऑपोजिशन का कहना है ये बिल बड़ी बड़ी कॉर्पोरेटर्स इंडस्ट्रियलिस्ट के लाभ में पास किया गया है। 2018 में मोदी जी ने एक कमाल का आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। ये एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना यानी गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो 500 मिलियन लोगों का बीमा करने की कोशिश में शुरू हुआ था। ये योजना को दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य योजना माना जाता है। मंदिर वही बनेगा। दोस्तों, इसका हल आखिर में हमें मिल ही गया। 2019 में मोदी जी के शासन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अयोध्या विवाद को सुलझाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट को जमीन सौंपने के आदेश दी और सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 2016 में मोदी जी की वैक्स स्टैचू लंदन के म्यूजियम मडाम टुसो में बनी गई थी। मोदी जी ने भ्रष्टाचारी और काले धन को सफाई करने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया। 8 नवंबर 2016 को रात 8:15 बजे मोदी जी ने खुद इसका ऐलान किए थे। इसे आम जनता को शुरुआती दौर पर काफी दिक्कत झेलनी पड़ी और स्टॉक मार्केट पर बुरा असर देखने को मिला। इस डिमोनेटाइजेशन के कारण बैंक एटीएम पर लंबी भीड़ होने लगी और कुछ दुर्भाग्य लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन से इनकम टैक्स रिटर्न्स में 25% वृद्धि देखने मिली और डीजल लेन देन की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। तो मित्रों, डिमोनेटाइजेशन का एक आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या काले धन को रोकने की ये कोशिश में कुछ कमी रह गई थी? ये एक दिलचस्प विषय होगा चर्चा करने के लिए। कमेंट सेक्शन का पूरी तरह से लाभ उठाइएगा। 2015 में उन्हें ट्विटर और फेसबुक पर दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में इंटरनेट पर 30 सबसे प्रभावशाली लोग में से एक नामित किया गया था। 2018 में मोदी जी ट्विटर पर तीसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता हैं। जनवरी 2019 में मोदी जी के सच्चाई कहानी पे आधारित एक बायोपिक फिल्म भी बनी थी और मोदी जी का किरदार विवेक ओबरॉय ने निभाया था। मोदी जी डिस्कवरी चैनल के शो मैन वर्सेस वाइल्ड के एक विशेष एपिसोड में होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ दिखाई दिए। बैरक ओबामा के बाद ऐसे एडवेंचरस सर्वाइवल शो में दिखाई देने वाले दूसरे विश्व नेता बन गए। इस एपिसोड को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में शूट किया गया था और भारत के साथ 180 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। GST नाम तो सुना ही होगा। शमाइलो, इसको कोई गोली मारो यार। तो दोस्तों, जीएसटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये भी मोदी जी के राज में शुरू किया गया और ये माना जाता है आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा सुधार था टैक्स में। मोदी जी के राज में जीडीपी 7.23% से ऊपर हुई पुरानी सरकार के तुलना में जो 6.39% थी। 2016 के डिमोनेटाइजेशन और 2017 के जीएसटी के लागू होने से एक अंतरिक्ष सरकार की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2017 में 45 वर्षों में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ गई थी। टेक्सास इंडिया फोरम ने 22 सितंबर 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन एनर्जी स्टेडियम में मोदी जी के सम्मान में एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित 50,000 से अधिक लोगों और कई अमेरिका राजनेताओं ने भी भाग लिया था। ये पोप के अलावा एक अमेरिका विदेशी नेता के लिए सबसे बड़ी सभा देखने को मिली थी। मोदी जी उन कुछ प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जिन्हें कई सम्मान मिले अलग अलग देशों में, जैसे सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, यूएई, रशिया, मालदीव्स और बहरीन में। मोदी जी के पास हमेशा लोगों की सेवा करना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का जोश और उत्साह दिखता था। जब वो 15 साल के थे, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रेलवे स्टेशन पर सैनिकों को अपनी इच्छा से उनकी सेवा करी। उन्होंने 1967 के गुजरात बाढ़ के दौरान भी प्रभावित लोगों को सेवा की। मोदी जी अपने यात्राओं के दौरान जो भी उपहार प्राप्त करते हैं उनकी नीलामी करते हैं, उन पैसों को कन्या केलवानी फंड को देते हैं। ये उनका अपना एक इनिशिएटिव है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की ओर। राज्य में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के लिए 2011 के अंत और 2012 की शुरुआत में मोदी जी द्वारा सद्भावना मिशन या गुडविल मिशन का आयोजन किया गया था। मोदी जी ने कई उपवास का पालन किया और माना कि यह कदम शांति, एकता और सद्भाव के गुजरात के माहौल को और मजबूत करेगा।
मोदी जी का अपने माँ के प्रति प्रेम को कई घटनाओं पर देखा जा सकता है। वो फेसबुक के एक कार्यक्रम में अपनी माँ का जिक्र करते रो भी पड़े। अपनी माँ से प्रेरित उन्होंने 2 किताबें भी लिखी, अबॉर्ड ऑफ लव और प्रेम तीर्थ। बहुत सी किताबें भी लिखी गई है मोदी जी के ऊपर, जैसे अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मोदी मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस, द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी, द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर। गुजरात के सीएम के रूप में उनके कार्यकाल के 13 वर्षों के दौरान उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली और अपने निजी कर्मचारियों की संख्या केवल 3 तक ही रखे। हालांकि वो अगर चाहते तो और कर्मचारी रख सकते थे। पूरी दुनिया इन्हें फॉलो करती है और हमारे मोदी जी स्वामी विवेकानंद उनके सिद्धांतों के कट्टर प्रशंसक और बड़े फॉलोवर हैं। मोदी जी जब खेल रहे थे तब उनके साथ हुए भयानक अनुभव के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। मोदी जी एक मगरमच्छ के पकड़ में आ गए और कैसे तो निकलकर बाहर आ गए, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के कारण उनके पैर में 9 टांके भी लगे थे। मोदी जी एक्टिंग और राइटिंग में बहुत अच्छे हैं। जब वे छोटे थे तब वो नाटकों में भाग लेते थे और वे गुजराती में साहित्यिक रचनाएं भी लिखते थे। मोदी जी गुजराती भाषा में कविताएं भी लिखते हैं और उनकी स्कूलिंग के दिनों में उनकी काफी कविताएं प्रकाशित भी हुई हैं। मोदी जी को फोटोग्राफी से बेहद प्यार है और ये उनका जुनून है। आपको बता दें कि उन्होंने एक प्रदर्शन यानी एग्जीबिशन का भी आयोजन किया था जिसमें उन्होंने अपनी फोटोग्राफी का प्रदर्शन किया। मोदी जी केवल एक ही ब्रांड यानी जेड ब्लू के कपड़े पहनते हैं जो कि अहमदाबाद की टेक्सटाइल कंपनी है। मोदी जी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अपनी जापान यात्रा के दौरान उन्होंने बुलेट ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया और एक छोटी जापानी लड़की जो ट्रेन में अकेली बैठी थी उनके पास आई और अभिवादन किया, ग्रीटिंग्स दी। आगे जो हुआ वो लाजवाब था। फिर मोदी जी और लड़की दोनों ने अगले 15-20 मिनट तक वीडियो गेम खेले। क्या आपको पता है मोदी जी को भारतीय सेना में सेवा करने का सपना था। वह पास के जमुनानगर में सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उस वक्त उनके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वो फीस अफोर्ड कर सके। मोदी जी बुरी तरह ट्रोल हुए थे जब उन्होंने कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप को एक मैथमेटिक एक्सप्रेशन a+b² के जरिए बताने की कोशिश की थी। मोदी जी हमेशा हिंदी या गुजराती में ही सिग्नेचर करते हैं, चाहे वो काम से हो या निजी सिलसिले से। वो इंग्लिश में कभी सिग्नेचर नहीं करते। दोस्तों, मोदी जी हिंदुत्व को बहुत मानते हैं। जब वो एक किशोर थे यानी टीनेजर थे तो वो अकेले हिमालय चले गए और वहाँ 2 साल तक योगी साधुओं के साथ रहे और हिंदुत्व के दर्शन सीखे। लेकिन हिंदुत्व के साथ साथ बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बुद्ध धर्म को भी काफी मानते हैं। कई इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा है कि वह बहुत ज्यादा नहीं सोते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3.5-4 घंटा ही सोते हैं। देर रात वे कितने भी बजे सोना जाएं, लेकिन किसी भी कीमत में वे सुबह 5:30 तक जागे जाते हैं। दोस्तों, मोदी जी एक सख्त नीति अनुयायी हैं, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलोवर। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में या अब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अपना ऑफिशियल रेसिडेंस शेयर नहीं करते हैं, अपनी माँ के साथ भी नहीं। वर्ष 2010 में मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने गुजरात को दुनिया के दूसरे सबसे अच्छे राज्य के रूप में सम्मानित किया। मोदी जी को भारत का सबसे तकनीकी प्रेमी यानी टेक्नो सेवी नेता माना जाता है। वे ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, साउंडक्लाउड, वेबो और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। 31 अगस्त 2012 वह पहले भारतीय राजनेता हैं जिन्होंने लाइव चैट पर नागरिकों के साथ बातचीत की। मोदी जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं और पूरे 9 दिन तक नवरात्रि उत्सव के दौरान उपवास करते हैं। शाम को वो अपनी पसंद का सिर्फ एक फल खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं और फिर अगले दिन के लिए उपवास शुरू करते हैं। हमारे मोदी जी की इनकम प्रति वर्ष करीब $30,000 यानी 22 लाख हैं, जिनमें से अधिकांश वे दान करते हैं। इसके अलावा जब दुनिया के राजनीतिक नेताओं के साथ तुलना की जाती है तो वो बहुत कम सैलरी लेते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, ट्रंप प्रति वर्ष लगभग $400,000 यानी करीब 3 करोड़ के आसपास कमाते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, चाइनीज और जापानीज अपनी भाषा के अलावा किसी और भाषा में लिखना या बोलना पसंद नहीं करते। इस सिलसिले में जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो एबे, जो केवल जापानीज में ही ट्वीट करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 20 मई 2014 को उन्होंने मोदी जी को बधाई देने के लिए पहली बार अंग्रेजी में ट्वीट किया। मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपना आइडल मानते हैं, जो कि भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वे उनको डेडिकेट करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनवाया, जिसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, ये वाला फैक्ट तो आपके होश
उड़ा देगा। ममता बनर्जी को आप जानते ही होंगे, वे मोदी जी के पॉलिटिकल नीति की काफी बुरी तरह निंदा करते हैं और जब जब मौका मिले मोदी जी की बुराई करने से नहीं चूकते। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ममता दीदी मोदी जी के लिए हर साल 1-2 कुर्ता खुद से सिलेक्शन करके मोदी जी को भेजते हैं। और बस यही नहीं, एक दिन जब उन्हें पता चला बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मोदी जी को हर साल ढाका से स्वीट्स भेजती हैं, तब से दीदी ने भी अलग अलग प्रकार के बंगाली स्वीट्स मोदी जी को भेजने शुरू किया। दोस्तों, ये पॉलिटिकल सफर काफी अजीब होता है, जो बाहर से दिखता है वो अंदर से कुछ और होता है। इसलिए आप लोग से मेरी गुजारिश है, किसी भी चीज को विश्वास करने और उस पर कार्य करने से पहले हर बार सोचिएगा, क्योंकि ये वही दीदी है जिन्होंने मोदी जी को हिटलर अंकल और एक्सपायरी बाबू बुलाया था, जिसके चलते मोदी जी ने इन्हें स्पीड ब्रेकर दीदी कहा था। है ना फुल ऑन तमाशा। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी जी पर एक बुक लिखी, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि काफी चर्चे में रही। ट्विटर पर बुक को अनाउंस करते वक्त शशि ने एक बहुत ही अनयूजुअल वर्ड का इस्तेमाल किया था, फ्लॉक्सीनोसिनिहेलिपिलिफिकेशन। अरे बाबा, मैक्सिमाउशी क्या बोला रे तू? अरे मैक्सिमाउशी नहीं चाचा, फ्लॉक्सीनोसिनिहेलिपिलिफिकेशन, जो कि काफी ट्रेंड में रही। बल्कि इतना कि इस वर्ड का गूगल पे सर्च रिजल्ट 100% से बढ़ गया था, जिसे अब शुरुआत के कुछ अक्षर टाइप करने पर ही गूगल पर पूरे वर्ड को ऑटो पॉप कर देता है। वैसे ये शब्द का अर्थ किसी चीज को बेकार मानने की क्रिया या आदत है, द एक्शन और हैबिट ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग एज वर्थलेस। 2019 में दुनिया की सबसे फेमस मैगजीन टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ कहा गया, यानी वो इंसान जो लोगों के बीच में बंटवारा करता है। दोस्तों, ये वही मैगजीन है जिन्होंने मोदी जी की काफी तारीफ की थी 2012 और 2014 में, और मनमोहन सिंह जी की काफी निंदा भी की थी 2012 में, जिसको लेके बीजेपी सरकार ने इंडिया का इमेज स्पॉइल करने के लिए इस्तीफा भी मांगा था मनमोहन सिंह जी से। सही में पॉलिटिक्स में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे फिर वो खुद का मजाक बनाना भी हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने नायक मूवी देखा होगा। उस मूवी में एक फेमस इंटरव्यू सीन है जिसमें अनिल कपूर कुछ अनचाहे सवाल पूछकर अमरीश पुरी को अनकंफर्टेबल करते हैं, जिसके कारण वे इंटरव्यू को बीच में ही रोक देते हैं। ठीक उसी तरह का हादसा मोदी जी को भी सहना पड़ा जब उनका इंटरव्यू 2007 में करण थापर के साथ हुआ था। भाइयों और बहनों, वो हमें एक जरूरी काम याद आ गया था, इसके लिए जाना पड़ा। और मैंने करण को बोला भी हमारी दोस्ती बने रहे और इसको फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। दोस्तों, जुलाई 2020 में मोदी जी के शासन में नई एजुकेशन पॉलिसी को अनुमति दी गई। ये पॉलिसी में काफ़ी बड़े बदलाव लाए गए, जो कि पिछले 34 साल में पहली बार था। जैसे कि 6वीं कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन का ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल स्किल की बढ़ोतरी देखने मिलेगी, जैसे कि कोडिंग, कारपेंटर इत्यादि। एक तरीके से देखा जाए तो बैग और किताबों का लोड कम करके कोर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, जिससे ज़रूर नई पीढ़ियों की क्रिएटिविटी थिंकिंग बढ़ेगी और देश ज़्यादा तेज़ी से प्रगति की ओर बढ़ेगा। और ये आखिरी फैक्ट आपके चेहरे पर हंसी ला देगा। जब मोदी जी कोई विदेशी प्रतिनिधियों से मिलते हैं, वे दिल खोल के जोर से हंसते हुए पाए जाते हैं। आपने मोदी जी को किसी भी भारत के संसद और कार्यक्रम में ऐसे दिल खोल के हंसते हुए बहुत ही कम देखा होगा। बहुत खूब, मेरी जिंदगी का अनमोल 30 मिनट था ये। ऐसा लगा मैं अतीत पर जाकर वापस आया हूँ। जी मोदी जी, हमें भी उतनी ही खुशी हुई आपके साथ समय बिताने में। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको ऐसे बहुत अननोन फैक्ट्स पता चला होगा मोदी जी के बारे में। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, आपको फैक्ट्स के साथ साथ एंटरटेन्ड भी रखने को। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़रा अपना प्यार दिखाइएगा वीडियो को लाइक करके, और जितना होता है उतना शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई भी फीडबैक, सजेशन, डिस्कशन करना हो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जो कि काफी ट्रेंडिंग में है, 100 फैक्ट्स सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो मिस मत करिएगा, और वो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे क्लिक करिएगा, ताकि सुशांत का वीडियो अपलोड होते ही यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज सके।